हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू यूनची को खत्म करने के बाद 7th रेलम को पार करते हुए स्पेस डोमेन के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पे नाइटमेयर बीस्ट का राज था। लेकिन वो सभी लोग एंसेस्टर ज़ू के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए एंसेस्टर ज़ू को देखकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए थे। पर वो सभी लोग वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू से अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहाँ पे डेविल लॉर्ड फेंग टियान के इवल फॉरबिडन एरिया के बारे में बताते हैं, जहाँ पे लातादार ट्रेस मौजूद थे। पर साथ ही साथ आज तक जो कोई भी उन ट्रेस को पाने के लिए वहाँ पे गया था, वो कभी भी वहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाया था। ये सुनकर एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स के साथ उसी इवल फॉरबिडन एरिया में ही जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले एंसेस्टर ज़ू अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक के साथ उन सभी नाइटमेयर स्पेस बीस्ट को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें सबसे पहले डेविल लॉर्ड फेंग टियान के ग्रेट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने फॉरबिडन मैप के जरिए एंसेस्टर ज़ू और उनके डिसेबल्स की लोकेशन को लाइव देख पा रहा था। और जैसे वो वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को अपने डिसेबल्स के साथ अपने इवल फॉरबिडन एरिया की तरफ बढ़ते हुए देखता है, तो वो इवल स्माइल करते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि ज़ू यंग काफी ज्यादा समझदार है, पर ये तो अपने साथ साथ अपने डिसेबल्स की जान को भी खतरे में डालने जा रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये ज़ू यंग है काफी ज्यादा बहादुर, ये कहीं भी जाने से पहले एक पल भी नहीं सोचता। पर अफसोस, इस बार ज़ू यंग जिस खतरनाक एनर्जी का मुकाबला करने जा रहा है, वो हमेशा हमेशा के लिए ज़ू यंग और उसके सभी डिसेबल्स को मौत के घाट उतार देगी। डेविल लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पीछे की तरफ उसका एक चेला, जो कि उसके सामने झुका हुआ था, वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने डेविल लॉर्ड से कहता है, मुबारक हो मास्टर, आप अपने मकसद में कामयाब होने जा रहे हो। एक बार बस वो ज़ू यंग खत्म हो गया, उसके बाद पूरे यूनिवर्स के ऊपर आपका ही राज होगा। लेकिन डेविल लॉर्ड, जो कि काफी ज्यादा समझदार दिखाई दे रहा था, उसे अभी भी वहाँ पे लग रहा था कि ज़ू यंग किसी न किसी तरह से उसकी फॉरबिडन एरिया को पार कर ही लेगा। इसलिए वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने चेले से कहता है, क्यों न ज़ू यंग को ठिकाने लगाने के लिए हम अपने तीनों लिटिल क्रिएचर्स को भी वहाँ पे भेज दें। वो तीनों भी काफी लंबे अरसे से भूखे हैं, तो अब समय उन्हें एक बार फिर से आजाद करने का, ताकि वो एक बार फिर से टैलेंट सेट के डिसेबल्स का गोश्त खाकर मजा उठा सके। होप सो अभी तक उन तीनों को टैलेंट सेट के डिसेबल्स का मीट याद होगा। और ये कहकर डेविल लॉर्ड फेंग टियान वहाँ पे अपने चेले को सीधा आदेश देते हुए कहता है, उन तीनों को आजाद कर दो। वो तीनों खुद ही टैलेंट सेट के डिसेबल्स की तलाश करते हुए उन्हें ढूंढ लेंगे। अपने लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका चेला भी वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, ओके मास्टर, जैसा आप कहो। और ये कहकर वो चेला वहाँ पे एक भी पल साया किए बगैर उन तीनों क्रिएचर्स को वहाँ पे आजाद करवाने के लिए निकल गया था, जिन्हें वहाँ पे एक बहुत बड़े स्पेस फॉरबिडन केज के अंदर बड़ी बड़ी डिमोनिक चेन्स का इस्तेमाल करते हुए बांध के रखा गया था। ऊपर से वो क्रिएचर इतना ज्यादा भूखा था कि वो वहाँ पे इस फॉरबिडन अभ्यास के अंदर लगातार दहाड़ रहा था, जिसकी खतरनाक दहाड़ को अगर कोई आम कल्टीवेटर सुन लेता तो वो उसकी दहाड़ सुनकर ही बेहोश हो जाता। यानी कि वो तीनों क्रिएचर्स मिलकर एंसेस्टर ज़ू और उनके डिसेबल्स के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले थे। कम से कम डेविल लॉर्ड तो यही सोच रहा था। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता और हम लोगों को वहाँ पे एक वीरान से इमोर्टल रीजन का सीन दिखाया जाता है। ये वही फॉरबिडन एरिया था जिसके बारे में उन नाइटमेयर बीस्ट ने एंसेस्टर ज़ू को बताया था। इसलिए एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे उस जगह की तलाश करते हुए अपने सभी डिसेबल्स के साथ पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे वो वहाँ पे उस इवल इमोर्टल रीजन के अंदर अपने कदम रखते हैं, तो काफी सारी इवल स्पिरिट्स वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं, जो देखकर एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे अपने डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके चलते वहाँ पे मौजूद कोई भी इवल स्पिरिट एंसेस्टर ज़ू या उनके डिसेबल्स को छू भी नहीं पा रही थी। इवन जैसे वो इवल स्पिरिट्स वहाँ पे आकर एंसेस्टर ज़ू के डिवाइन बैरियर के साथ टकराती, वो उसके साथ टकराती वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए जा रही थी। इसी बीच में स्निंग यू वहाँ पे इधर उधर देखकर अपना दिमाग चलाते हुए कहती है, यहाँ पे तो काफी सारे कल्टीवेटर्स के रेमिनेट मौजूद है, और वो भी काफी बुरी हालत में। इसका मतलब है कि डेविल लॉर्ड फेंग टियान जो कोई भी है, काफी ज्यादा खतरनाक है, और सिर्फ खतरनाक ही नहीं है बल्कि काफी ज्यादा क्रूअल भी है। और ये कहकर मिस निंग यू वहाँ पे सभी को सावधान करते हुए कहती है, सभी लोग सावधान रहना, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मिस निंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी भी वहाँ पे सावधान होते हुए अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पे मौजूद कंगालों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी, जो देखकर बर्निक्रो वहाँ पे आगे बढ़कर गुस्सा होते हुए कहता है, कहाँ गया वो डेविल लॉर्ड फेंग टियान, हमें बुलाकर खुद यहाँ से गायब हो गया। और ये कहकर बर्निक्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, डेविल लॉर्ड फेंग टियान, अगर तुम्हें हमसे इतनी ज्यादा डर लग रहा था तो आपने इस इमोर्टल रीजन का पोर्टल ओपन क्यों किया था? अब अगर तुम्हें हिम्मत है तो सामने आकर मेरा मुकाबला करो। लेकिन जब फिर भी डेविल लॉर्ड फेंग टियान वहाँ पे उसके सामने नहीं आता, तो बर्निक्रो वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, ये डेविल लॉर्ड फेंग टियान तो मुझे कोई बहुत ही डरपोक किस्म का कल्टीवेटर लग रहा है, बिल्कुल एक कछुए की तरह, जो खतरे को महसूस करके अपने शेल में छुप जाता है। लेकिन अभी बर्निक्रो वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी उसे अचानक से वहाँ पे मिस चूचू की अजीब सी हंसी सुनाई देती है, जो सुनकर बर्निक्रो आगे बढ़ते हुए मिस चूचू से कहता है, चूचू क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसी भयानक हंसी क्यों हंस रही हो? जिसमें मिस चूचू वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहती है, ये सारे ट्रेस मेरे हैं। मिस चूचू की ये बात सुनकर बर्निक्रो जैसे ही उसे वहाँ पे टच करता है, तो मिस चूचू उसे उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंकते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ट्रेस को चुराने की कोशिश की, ऐसा करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। असल में मिस चूचू ने वहाँ पे मौजूद ट्रेस को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, जिसके चलते वहाँ पे मौजूद इवल सोल्स उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर चुकी थी। इसलिए मिस चूचू को खुद भी वहाँ पे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, जो देखकर
मिसनिंग यू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, चूचू ये तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे मौजूद ट्रेस के साथ साथ तुमने उनकी रेमिनेंट सोल्स को भी डिवोर कर लिया। मिसनिंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग भी मिस चूचू के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी आंखों को हल्का सा झटका देते हैं और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज होती है, जो कि जैसे जाकर मिस चूचू की बॉडी के साथ टकराती है तो वो वहाँ पे उन सभी इविल सोल्स का खात्मा करते हुए मिस चूचू को वहाँ पे दोबारा से ठीक कर देती है। और जैसे ही मिस चूचू को वहाँ पे होश आता है तो वो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ये मैं क्या करने जा रही थी। लेकिन इससे आगे मिस चूचू वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके स्टोरी बैग को भी ऊपर हवा में उठा देते हैं, जो देखकर मिस चूचू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, नहीं नहीं एंसेस्टर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसके स्टोरी बैग को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। असल में उसका स्टोरी बैग वहाँ पे काफी सारी इविल सोल्स को डिवोर कर चुका था, इसलिए उसका डिस्ट्रॉय होना जरूरी था। जबकि जैसे वो स्टोरी बैग वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो उसके अंदर से एक इविल कैलिडोन भी निकल कर बाहर गिरता है, यानी कि वहाँ पे यह सब कुछ उसी इविल कैलिडोन की वजह से ही हो रहा था। जो देखकर तो मिस चूचू वहाँ पे रोते हुए कहती है, ओ नहीं मेरे ट्रायल्स के बगैर अब मेरा क्या होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे एंसेस्टर ज़ू की डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो अपना पहला कदम बाहर रखती है तो वहाँ पे मौजूद सारी इविल सोल्स एक साथ ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जो देखकर मिस चूचू वहाँ पे घबराती हुई जल्दी से वापस से बैरियर के अंदर आ जाती है, लेकिन तब तक मिस चूचू वहाँ पे सब कुछ खत्म कर चुकी थी, क्योंकि उसके बाहर निकलते साथ ही वो डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर वहीं पे खत्म हो गया था, जिसके चलते वो इविल सोल्स वहाँ पे एक बार फिर से इकट्ठा होते हुए चारों तरफ से एंसेस्टर ज़ू और उनके डिसेबल्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। जो देखकर मिस चूचू वहाँ पे घबराती हुई कहती है, अरे नहीं ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बन्ने करो वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ चिल्लाते हुए उन इविल सोल्स से कहता है, आ जाओ आज मैं एक एक करके तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और ये कहकर बन्ने करो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सबको चलाने लगा था, और साथ ही साथ वहाँ पे चिल्लाते हुए उन इविल सोल्स से कह रहा था, आओ न सालो आज मैं तुम सभी को जला दूंगा। इवन बन्ने करो वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ू और अपने सभी साथियों के चारों तरफ एक फ्लेम का प्रोटेक्टिव बैरियर बना चुका था। जो देखकर भी चूचू वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, इन इविल सोल्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये इस खतरनाक जगह को अपना घोंसला समझते हैं, और अब क्योंकि हम लोगों ने इनके घोंसले के अंदर अपना कदम रखा है तो ये हम सभी को अपना दुश्मन समझते हुए खत्म कर देना चाहते हैं। पर आज यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, ये हमें नहीं बल्कि हम इन सभी को खत्म करेंगे। दोस्तों तैयार हो जाओ इन सभी इविल सोल्स को खत्म करने के लिए। मिसनिंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके सभी साथी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, हम तो कब से इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। और ये कहकर वो सभी वहाँ पे एक एक करके अपनी अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए उन सभी इविल सोल्स का खात्मा करने के लिए अलग अलग दिशा की तरफ निकल जाते हैं। जहाँ पे उनके रास्ते में जो कोई भी आ रहा था वो उन्हें खत्म करते जा रहे थे। सबसे पहले उन लोगों में मिसनिंग यू आगे बढ़कर अपनी फ्लावर ब्लूम्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी इविल सोल्स के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल देती है। लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ एक अटैक के साथ ही नहीं रुकती, वो अपने एक अटैक के बाद अपने गिटार को बाहर निकालते हुए दूसरा अटैक भी चल चुकी थी। जो देखकर हाउजियन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो वहाँ पे डबल पल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिसनिंग यू का साथ देते हुए उसके अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा चुका था। वहीं ऊपर की तरफ लिंग हु वहाँ पे फ्लाइंग फीदर रेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ऊपर से इविल सोल्स के ऊपर हमले करने लगा था, जबकि लियूजियन तो वहाँ पे अपनी थंडर लाइटिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उन इविल सोल्स का खात्मा कर रहा था। और लियूजियन को वहाँ पे इस तरह से इतनी तेजी के साथ उन इविल सोल्स को खत्म करते हुए देखकर डोंगमी ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था। जो देखकर लियूजियन भी वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है, देखा तुमने मेरा कमाल, अब देखना कैसे मैं सभी को डिवोर करता हूँ, जिसके बाद ये सारे इविल सोल्स मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। लियूजियन की ये बातें सुनकर तो डोंगमी के चेहरे के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी लियूजियन उसे वहाँ पे और ज्यादा भड़काते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे मौजूद सारी इविल सोल्स को कंट्रोल करते हुए उनकी मदद से सीधा वहाँ पे डोंगमी के ऊपर अटैक करवा देता है, और खुद मौके का फायदा उठाकर चुपके से वहाँ से भाग गया था। वहीं जैसे वो इविल सोल्स आकर डोंगमी के साथ टकराती है तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। जो देखकर डोंगमी वहाँ पे लियूजियन को गालियां देते हुए कहने लगा था, तुम तो एक लोमड़ी से भी ज्यादा घटिया हो, अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपनी इविल सोल्स को खत्म कर दो। जिस पे लियूजियन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ ज्यादा रो मत। और ये कहकर लियूजियन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन लाइटिंग थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी इविल सोल्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चलते हुए अपने एक ही अटैक के साथ उन सभी को खत्म कर देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। अब उन सभी इविल सोल्स को खत्म होते हुए देखकर जहाँ एक तरफ लियूजियन बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था तो भाई डोंगमी बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि लियूजियन ने उसे बलि का बकरा जो बनाया था। डोंगमी को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर लियूजियन वहाँ पे आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए डोंगमी से कहता है, गुस्सा मत हो, इसे कहते हैं एक ही तीर के साथ सभी को खत्म करना। लेकिन मेरे प्यारे डिसेबल, अगर तुम ना होते तो मैं ये कभी भी ना कर पाता। अब ये सुनकर तो डोंगमी के गुस्से का बाण वहाँ पे टूट जाता है, और वो गुस्से से वहाँ पे लियूजियन को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वहाँ पे रिंगसुई को देखते हैं, जो कि अपनी स्लो सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते
हुए लगातार उन इवल सोल्स के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रही थी। जो देखकर डीमन क्वीन भी वहाँ पे आगे बढ़कर उसका साथ देते हुए अपनी लेवल प्यूरिफाइंग फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टिनजुई के अटैक की ताकत को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जबकि लिंगार वहाँ पे अपनी पैरामोडल फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी का मुकाबला कर रही थी। और इस तरह उन तीनों ने मिलकर वहाँ पे अपने एक ही अटैक के साथ एक ही बार में काफी सारी इवल सोल्स को खत्म कर दिया था। पर देखने से वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो सभी लोग मिलकर जितनी ज्यादा इवल सोल्स को खत्म कर रहे हैं उनकी तादाद उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो देखकर किंग जुई वहाँ पे गुस्सा होकर ऊपर हवा में उठते हुए अपनी लाइटिंग सोर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करके ऊपर आसमान से वहाँ पे उन सभी इवल सोल्स के ऊपर सोल्स की बरसात करने लगती है। इसी बीच हम वहाँ पे ली चंग को भी देखते हैं जो कि आगे बढ़कर उन इवल सोल्स को हेड टू हेड टक्कर दे रहा था। वो हान चेंग की मदद से वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप लेते हुए अपने थंडर हैमर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उसे जैसे वहाँ पे नीचे जमीन पे दे मारता है तो वहाँ पे नीचे जमीन से काफी ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग निकलने लगी थी। जो देखकर हान चेंग जल्दी से वहाँ पे अपनी प्योर सेक्रेट वेव्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ली चेंग के अटैक की पावर को वहाँ पे और ज्यादा बढ़ा देता है। और इस तरह वो दोनों मिलकर वहाँ पे अपने इस खतरनाक अटैक के साथ वो पूरा का पूरा एरिया ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंसेस्टर्स के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उन इवल सोल्स का मुकाबला कर रहे थे और एंसेस्टर्स भी वहाँ पे खड़े होकर शांति से सब कुछ देख रहे थे। तभी मिस निंगयू वहाँ पे आगे बढ़कर एंसेस्टर्स के पास आते हुए उनसे कहती है, एंसेस्टर मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है इन इवल सोल्स को यहाँ पे हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो डेविल फेंगटियन अभी तक भी सामने नहीं आया, जबकि ये तो उसके पास बहुत अच्छा मौका था हमारे ऊपर अटैक करने का। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी इवल प्लानिंग करके बैठा है। ये इवल सोल्स हमारी रुकावट है ही नहीं, बल्कि हमारा असली दुश्मन कोई और है। निंगयू की ये बात बिल्कुल सही थी और देखते ही देखते बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे एक एक करके वापस एंसेस्टर्स के पास आने लगते हैं। जबकि निंगयू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे सोच में पड़ गए थे, लेकिन अचानक से एंसेस्टर्स को वहाँ पे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर एंसेस्टर्स के फेस के ऊपर आई हुई कोल्डनेस वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके साथ ही वहाँ पे एंट्री होती है उन तीनों खतरनाक क्रिएचर्स की, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर्स और उनके डिसेबल्स की तरफ ही आ रहे थे। और इस बीच उनके रास्ते में वहाँ पे जो कुछ भी आ रहा था वो उसे तबाह करते जा रहे थे। ये देखकर लियू जिन और डोंगमी, जो कि अभी तक वहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, वो भी वहाँ पे सीरियस हो जाते हैं। जबकि उन तीनों इवल क्रिएचर्स को वहाँ पे आते हुए देखकर बनने को लगता है कि शायद डेविल किंग फेंगटियन वहाँ पे आ रहा है, इसलिए वो वहाँ पे थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है। तो फाइनली डेविल लॉर्ड फेंगटियन के अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत आ ही गई, जो वो खुद हमारा मुकाबला करने के लिए सामने आ रहा है। बनने की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स उसे वहाँ पे कोर्ट रूम में जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं ये डेविल लॉर्ड फेंगटियन नहीं है। एंसेस्टर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, अगर ये डेविल लॉर्ड फेंगटियन नहीं है तो फिर ये कौन आ रहा है। लेकिन उन सभी लोगों को वहाँ पे अपने सवाल का जवाब बहुत जल्द मिल जाता है, जब उन सभी लोगों के सामने वहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स खड़े हुए थे और उन सभी को देखकर वहाँ पे गुस्से से घुरा रहे थे। जो देखकर अनचेंग वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, इन तीनों क्रिएचर्स को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये तीनों वही इविल क्रिएचर्स हैं जिन्होंने एंशिएंट बैटल के दौरान एंशिएंट टैलेंट सेट के कई सारे डिसेबल्स को मौत के घाट उतारते हुए उन्हें खा लिया था। एंशिएंट टैलेंट सेट को खत्म करने के पीछे इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ था। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि अनचेंग वहाँ पे गुस्से से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश कर देता है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्से में वहाँ पे ली चंग दिखाई दे रहा था, जो कि गुस्से से वहाँ पे अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आए हैं। आज इन तीनों को यहाँ पे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि बाप का बदला बेटा लेता है, तो आज यहाँ पे बाप के कर्मों की सजा उनके बेटों को मिलेगी। और ये कहकर ली चैंग गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जिसके पीछे पीछे टिनजुई और बाकी सभी भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जो देखकर वो खतरनाक स्नेक बीस्ट वहाँ पे लगातार अपने पोइजन का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करने लगा था। ऊपर से उसके 5 साथ थे, जिसके चलते वो किसी को अपने पास भी नहीं आने दे रहे थे। लेकिन हनचेंग, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उसके पोइजन को खत्म कर देता है, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जाकर उस स्नेक बीस्ट के एक सर के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिससे वो वाला सर वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गया था। लेकिन हनचेंग उसे वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं देता। वो एक के बाद एक लगातार उसके ऊपर पंचेस की बरसात करने लगा था, लेकिन हनचेंग वहाँ पे उसे पूरी तरह से नॉकआउट कर पाता। उससे पहले उसके बाकी सभी साथी वहाँ पे हनचेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो देखकर ली चेंग वहाँ पे आगे बढ़कर अपने हैमर को वहाँ पे उनके ऊपर मारते हुए कहता है, आओ सालो मेरा मुकाबला करो। और ये कहकर हनचेंग अकेले ही वहाँ पे अपने हैमर का इस्तेमाल करके उसके 5 सर के ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। जो देखकर तो स्नेक बीस्ट के 5 सर गुस्सा होते हुए ली चेंग को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखकर ली चेंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, अब भाई का असली मजा। लेकिन पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंगू भी आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम घबराओ मत, मैं भी आ रहा हूँ। इसी बीच हम वहाँ पे एक बार फिर से लियू जियान को देखते हैं, जो कि वहाँ पे एक बार फिर से अपनी थंडर लाइटिंग एनर्जी को समन करते हुए उस कैंडी जैसे दिखने वाले बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगा था, एक बार फिर से मेरी इस एनर्जी का मजा चखो। वहीं जैसे जाकर लियू जियान का अटैक उसके साथ टकराता है तो वो कैंडी जैसा दिखने वाला अजीब सा बीस्ट पूरी तरह से बुखला जाता है। लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि वो गुस्से से वहाँ पे जोर जोर से गुर्राने लगा था, लेकिन बेचारा वो वहाँ पे आगे बढ़कर लियू जियान के ऊपर अटैक कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि
इस मौके का फायदा उठाकर डोंगमी ने ऊपर से आते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे नीचे जमीन पे लेटा दिया था, जो देखकर बर्निक्रो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है इसका खेल तो खत्म, इस बुढ़ाऊ डोंगमी के अटैक को संभाल पाना कोई आसान काम थोड़ी है। इसी बीच हम वहाँ पे उस आखिरी लाइन बुल बीस्ट को देखते हैं जिसकी पीठ में डीमन क्वीन ने अपने स्पीयर को घुसा रखा था, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी ज्यादा सख्त थी कि वो स्पीयर उसके अंदर जाने के बावजूद भी उससे ज्यादा असर नहीं हो रहा था। लेकिन डीमन क्वीन के उस अटैक की वजह से उसे गुस्सा वहाँ पे काफी ज्यादा आ गया था, जिसके चलते वो वहाँ पे एक जोरदार ढाल मारते हुए डीमन क्वीन को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है, जो देखकर लिंगार वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर लिंगार को संभालते हुए उसे उठाकर दोबारा से वहाँ पे उसी बीस्ट की तरफ फेंक देती है, जो देखकर वो लाइन बीस्ट अपना पंजा उठाकर जैसे डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसी समय अचानक से एक सो उठाकर उसके पंजे की आर पार निकल जाती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है तो तब तक डीमन क्वीन आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर चुकी थी, लेकिन उस अटैक का वहाँ पे उस खतरनाक बीस्ट के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता। ऊपर से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ईवल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि डीमन क्वीन को वहाँ पे अपने चपेटे में ले लेती है। उसकी आंखों से भी वह ईवल ऑरा रिलीज हो रहा था, जिस मौके का फायदा उठाकर वो लाइन बीस्ट वहाँ पे उसे अपने ट्रैप में फंसाकर बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर रिंजुई आगे बढ़कर उसे वहाँ पे बचाते हुए कहती है जरा संभल कर। लेकिन तब तक वो लाइन बीस्ट वहाँ पे रिंजुई के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल चुका था, जो देखकर बर्निक्रो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, जबकि उस लाइन बीस्ट के खतरनाक अटैक की वजह से रिंजुई भी वहाँ पे काफी हद तक उसके चपेटे में आ चुकी थी और उसकी आंखों से भी वही ईवल ऑरा निकलने लगा था, जो सब देखकर बर्निक्रो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है अरे नहीं, ये सारी ईवल सोल्स भी इन तीनों क्रीचर्स का साथ दे रही हैं, यानी कि अब इन सभी लोगों को एक साथ दो दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। ये ईवल सोल्स आखिर है क्या जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खैर सामने की तरफ हम देखते हैं कि ली चेंग, हन चेंग और लिंकू तीनों मिलकर उस 5 साल वाले डिमोनिक स्नेक बीस्ट का मुकाबला कर रहे थे, तो वही लियो जियान और डोंग भी मिलकर उस अजीब से दिखने वाले गैंडे का मुकाबला कर रहे थे, जबकि बाकी सभी लड़कियां मिलकर वहाँ पे उस लाइन बीस्ट का मुकाबला कर रही थी। पर अब दिक्कत ये थी कि उन सभी लोगों को वहाँ पे उन क्रिएचर्स का मुकाबला करने के साथ साथ ईवल सोल्स का भी मुकाबला करना पड़ रहा था। इसलिए बर्निक्रो वहाँ पे परेशान होते हुए कह रहा था कि आखिर इन सभी का खात्मा कैसे होगा। बर्निक्रो की ये बात सुनकर एसेटजू भी वहाँ पे सामने का नजारा देखते हुए कोल्टून में कहते हैं ये सब कुछ डेवा लॉर्ड फेंगटियन करवा रहा है, ये उसी की सुप्रीम ईवल एनर्जी है जिसका ये सभी लोग मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे हेमली स्टोन को बाहर आने के लिए कहते हैं। एसेटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हेमली स्टोन वहाँ पे एसेटजू की बॉडी से निकलकर बाहर आ जाता है और सीधे ऊपर आसमान में जाते हुए ईवल सोल्स को प्यूरिफाई करने वाली एक डिवाइन फॉर्मेशन बना देता है, जो कि जैसे वहाँ पे बनकर कंप्लीट होती है तो वहाँ पे मौजूद सारी ईवल सोल्स खुद ब खुद ही ट्रैप हो जाती हैं, जो देखा तो एसेटजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत सारे एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चल पाती, क्योंकि जैसे वो तीनों क्रिएचर्स उन ईवल सोल्स को वहाँ पे ट्रैप देखते हैं तो वो तीनों जल्दी से मिलकर वहाँ पे अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खाना शुरू कर देते हैं, जो देखकर बर्निक्रो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये तो हेमंस की रूल के खिलाफ है, आखिर हेमन इन्हें पनिशमेंट देने के लिए क्यों नहीं आ रहा, ये तो सरासर नाइंसाफी है, अभी तक तो इन्हें सजा देने के लिए हेमली रेवोल्यूशन को आ जाना चाहिए था। लेकिन एसेटजू तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि आखिर हेमन वहाँ पे इन्हें सजा देने के लिए क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि हेमन आखिर वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा होगा, और आज तक कभी भी हेमन ने एसेटजू की मदद क्यों नहीं की? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसका जवाब आप लोगों को स्पेशल आने वाली वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। खैर वहाँ पे ये सब कुछ देखकर मिस निंगयू घबराते हुए कहती है ये तो इन ईवल सोल्स को डिवोर करते हुए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो ईवल क्रिएचर्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रहे थे हम देखते हैं कि उनकी हर एक तरह के साथ वही खतरनाक ईवल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसके चलते एक एक करके एसेटजू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे उनकी चपेट में जाने लगे थे। इवन लियो जियान जो कि उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल था वो भी वहाँ पे खुद को नहीं रोक पाता और उसकी आंखों से भी वही ईवल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसके चलते उसे डोंगमी में अपना दुश्मन दिखाई दे रहा था। और सेम वहाँ पे ये सब कुछ डोंगमी के साथ भी हो रहा था। वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हुए उससे एक दूसरे को कूद रहे थे और इसी तरह से गुस्सा होते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला भी करने लगे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं लिंगू, हाउजियान, मिस निंगयू और बाकी सभी मिलकर वहाँ पे उस लाइन बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी के भी अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा जैसे जैसे वो वहाँ पे उस लाइन बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहे थे उसका गुस्सा वहाँ पे बढ़ता जा रहा था और वो गुस्से से वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हुए उन सभी को वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल चुका था। इस मौके का फायदा उठाकर वो तीनों लड़कियां वहाँ पे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं और गुस्से से वहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ बाकी की दोनों ईवल क्रिएचर्स भी वहाँ पे सेम ऐसा ही करते हैं, वह एसेटजू के डिसेबल्स के ऊपर भारी पड़ते हुए अब आगे बढ़कर उनके ऊपर हमले करने लगे थे, जो देखकर मिस निंगयू जो कि ऑलरेडी वहाँ पे उस ईवल ऑरा की चपेट में आ चुकी थी वो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती है अगर यहाँ पे ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मिस निंगयू भूल चुकी थी कि एसेटजू उनके साथ है, इसलिए वहाँ पे ये सब कुछ देखकर पीछे की तरफ खड़े हुए एसेटजू कोल्टून में कहते हैं अब बस बहुत हो गया। और एसेटजू
तजुकी ऐसा कहती है हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी बॉडी से गॉड सुप्रीम रून एनर्जी निकलकर बाहर आती है, जो कि सीधा वहाँ पे बाहर निकलते हुए उन तीनों क्रिएचर्स को घेर लेती है। और सिर्फ कहती नहीं है बल्कि उन तीनों इवल क्रिएचर्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, जिसके चलते वो तीनों इवल क्रिएचर्स वहाँ पे अपनी जगह से हिल तक भी नहीं पा रहे थे। तब यह सतजू वहाँ पे अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाते हुए एक चुटकी बजाकर कोल्ड टूर में कहते हैं डिस्ट्रॉय। और उनके ऐसा कहते हम देखते हैं कि वहाँ पे सतजू की बॉडी से इतनी ज्यादा तेज डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज होती है कि वो जैसे जाकर उन तीनों इवल क्रिएचर्स के साथ टकराती है तो उनकी बॉडी में क्रैक्स आने लगे थे, जिसके चलते वो तीनों इवल क्रिएचर्स वहाँ पे दर्द में तड़पते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। पर बेचारे वो तीनों इवल क्रिएचर्स वहाँ पे खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और देखते ही देखते वहाँ पे एक के बाद एक 3 बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट होते हैं, जिसके साथ ही उन तीनों सो कॉल्ड पावरफुल इवल क्रिएचर्स का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और जैसे ही उन इवल क्रिएचर्स का खेल वहाँ पे खत्म होता है तो हम देखते हैं कि सतजू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे वापस सोच में आ जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इमोर्टल रीजन जिसमें अब तक अंधेरा छाया हुआ था वो भी वहाँ पे रोशन हो जाता है। तो देखकर जैसे सतजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे पलट कर सतजू की तरफ देखते हैं तो उन सभी को सतजू वहाँ पे क्रिएशन गॉड की तरह दिखाई दे रहे थे। और ये होते हुए देखकर वो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से अपने अपने घुटनों पे आते हुए सतजू को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस जगह की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। वहीं में चूचू आगे बढ़कर अपने स्टोरी बैग को उठाते हुए कहती है मेरे स्टोरी बैग के अंदर काफी सारे ट्रेस थे जो कि सभी खत्म हो गए। और ये कहते कहते ही वहाँ पे एक बार फिर से मिस चूचू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो देखकर मिस निंगयू वहाँ पे उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है चिंता मत करो, तुम ऐसा समझो कि वो सब शरापित थे, बस दफा हम लोगों को अपनी पुरानी चीजें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो हम भी एक नई शुरुआत करते हैं। वहीं पीछे की तरफ हम देखते हैं कि सतजू वहाँ पे लीचैंग की तरफ देखते हुए कार्टून में कहते हैं तुम तीनों ठीक हो ना। सतजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से बाहर निकलकर वहाँ पे सतजू के पास जाते हुए उनसे कहते हैं एंसेस्टर हम तीनों बिल्कुल ठीक है, प्लीज बताइए आप हमसे क्या चाहते हैं, आप जो कुछ कहोगे हम तीनों अपनी जान को दांव पे लगाकर उसे पूरा करेंगे। बताइए अगर कोई टैलेंट सेट को परेशान कर रहा है तो हम उसका नामो निशान मिटा देंगे, या फिर अगर कोई टैलेंट सेट के रास्ते में आ रहा है तो हम उसका वो रास्ता ही उखाड़ डालेंगे। आप बस हुक्म कीजिए आप क्या चाहते हैं। जिस पर सतजू वहाँ पे कोल्ड रूम में उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं यहाँ पे मौजूद सारे ट्रेस को इकट्ठा करो। सतजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे उन तीनों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो तीनों वहाँ पे हैरान होते हुए एक साथ कहते हैं ये कैसा काम है। और ये कहकर जब वो तीनों वहाँ पे आसपास घेरिया को देखते हैं तो वो तीनों घबरा कर जल्दी से सतजू के पास जाते हुए उनसे कहते हैं एंसेस्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम लोग ये काम नहीं कर सकते, हमारी सोल्स अभी तक भी अनस्टेबल हैं, जिसके चलते ये खतरनाक काम हम तीनों नहीं कर सकते। उन तीनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सतजू वहाँ पे अपने डिवाइन ऑरा को रिलीज कर देते हैं, जिसके चलते वो तीनों वहाँ पे कह सकते हुए सतजू से पीछे चले जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि सतजू का डिवाइन ऑरा सीधा वहाँ पे उन तीनों की बॉडी के अंदर चला गया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे अपना अपना ब्रेक थ्रू करते हुए पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, जिस बात का एहसास उन तीनों में से किसी को भी नहीं हो पाता। वो तीनों तो अभी तक भी वहाँ पे रोते हुए कह रहे थे एंसेस्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अब हमारे अंदर लालच नहीं बचा, हम लोग इस खतरनाक डार्कनेस के अंदर जाकर उन ट्रेस को कलेक्ट नहीं करना चाहते, अगर उस डार्कनेस ने हम तीनों की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन ये कहते कहते ही उन तीनों को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एक नई पावर का एहसास होता है, जिसे महसूस करके वो तीनों वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं ये हमारी बॉडीज के साथ क्या हो रहा है। तभी वो पहले वाला अपने बाकी दोनों भाइयों से कहता है अचानक से मुझे अपनी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही है, जिस पर बाकी दोनों भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं हाँ हमें भी कुछ ऐसे ही महसूस हो रहा है। तभी बर्निंग क्रो आगे बढ़कर वहाँ पे उन तीनों से कहता है ये मास्टर का तुम तीनों के लिए एक छोटा सा तोहफा है, जिसके चलते अब कोई भी तुम्हारी सोल के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा। तो अभी यहाँ पे खड़े होकर मेरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से सतजू की बात मानते हुए अपने काम पे लग जाओ। बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों जल्दी से वहाँ पे सतजू के सामने अपना साथ झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं एंसेस्टर हम आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलेंगे। और ये कहकर वो तीनों ही वहाँ पे मौजूद ट्रेस को कलेक्ट करने के लिए निकल गए थे, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।